Hello and welcome to Tea, Talk and Theatre by Theatre and New. Our guest for today is someone whose work I've been closely following and is very close to my heart. He's the founder of an amazing organization called the Earth Savior Foundation, and he is known for No Honking Man of India. So I welcome Shri Ravi Kalra ji. जी बहुत बढ़िया प्रीति जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें इनवाइट किया और आप सबसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर सारा प्लेजर हमारा है, इट्स ऑल आवर प्लेजर। सो सर आपका एक फाउंडेशन है विच इज नोन एज अर्थ सेवियर फाउंडेशन जी, राइट? सो आप क्या करते हैं? जी ये फाउंडेशन मैंने सन 2008 में बनाया था और इसका नाम दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन का उद्देश्य है सड़कों से अनाथ और बेसहारा लोगों को रेस्क्यू करना। फिर ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम दिन रात सड़कों से ढूंढते हैं और फिर हमारी संस्था में लाकर उनको रहना, खाना, दवा और रोजमर्रा की सभी सुविधाएं फ्री देते हैं। What made you start Earth Savior Foundation? जी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई आइडिया भी नहीं था और कोई मोटिवेशन भी नहीं थी और कोई रोल मॉडल भी नहीं था और कभी ऐसी सेवा दुनिया में देखी भी नहीं थी और पता ही नहीं था इतने दुख दर्द होते हैं। मैं तो अपना इतना कंफर्ट जोन अचीव कर चुका था लाइफ में कि मेरी रोज की सेविंग ही लाखों रुपए में थी। और फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना, 48 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका था मैं। फैक्ट यह है कि ये संस्था गुस्से में शुरू की थी, क्योंकि जब सड़कों पे देखता था कोई कूड़ा खा रहा है, कोई बिना कपड़ों के घूम रहा है, बच्चे भीख मांग रहे हैं, मैं अपने बेस्ट ऑफ दी कंफर्ट जोन जब मैंने अचीव किए तो ऐसे दुख दर्द देखता था तो भगवान जी की तरफ देखकर रोता था। और रोते हुए जैसे मान लो कोई देख लिया बच्चा भीख मांग रहा है, कोई सड़ा गला पड़ा है, तो मैं अपनी पिटाई करता था, जोर जोर से अपने आप को मारता था। जा रहा हूँ मर्सिडीज में, अपनी BMW में, और गाड़ी रोक के मारता था और भगवान को देख के कहता था, भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, मुझे भी इजाजत दो कि मैं आपको पे बैक करूं। मुझे ऐसा लगा कि एक दिन भगवान जी के पास वापस जाएंगे तो वहां पैसे का हिसाब तो देना नहीं पड़ेगा, वहां तो कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो एक दिन दिल्ली जा रहा था और अचानक एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को एक साथ कचरा खाते देख लिया। तो मुझे लगा, मैंने अपनी औकात देख ली। मुझे लगा कि मेरी औकात तो कुत्ते से भी बुरी है, जब मेरे पास इतना पैसा है और एक बच्चा सड़क पे कूड़ा खा रहा है कुत्ते के साथ में और मैं उस बच्चे को नहीं बचा सकता, तो बेकार है मेरे जीवन। मुझे लगा मैं खुद ही कूड़ा हूँ, आई एम यूजलेस। 4-5 लाख रुपए रोज की कमाई थी, सेविंग थी इनफैक्ट, आफ्टर लेविश एक्सपेंसेस, एक झटके में छोड़ दी। और आप हैरान हो जाओगे, 11 साल मैंने एक ही पैंट पहनी थी, अनाथ लोगों की अस्थियां सिर पे रख के, और कैलाश मानसरोवर की पूरी यात्रा भी करके आया चाइना के अंदर। तो ऐसे एक अलग ही दुनिया दिख गई कि कितना दुख दर्द है और हमने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, तो बस जीवन समर्पित हो गया। श्योर आपने ऐसी फैमिलीज देखी होंगी जो कि बहुत अच्छी फैमिलीज होती है, अच्छी फैमिलीज मतलब जो कि अपने पेरेंट्स को अच्छे से रख सकते हैं, बट फिर भी वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप जाके ओल्ड एज होम में रहिए, हमारे पास जगह नहीं है। और ये वही बच्चे हैं जो माँ बाप बाहर निकाले जा रहे हैं, उनको रेस करा पूरी जिंदगी, और उन्हें उन बच्चों को रेस करने में निकाल दी। तो जब आपको उस चीज में गुस्सा आता है कि लोग उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो आपको तब गुस्सा नहीं आता कि वो फैमिलीज जो कि अफोर्ड कर सकती है, अफोर्ड इज द अंडरस्टेटमेंट, जिनके पास इतना है कि उनको खुद ही नहीं पता, लेकिन वो अपने माँ बाप को रखना ही नहीं चाहते, तो उस केस में आप बच्चों से मिलते नहीं है, समझाना चाहिए। बड़ा ही दहला देने वाला प्रश्न कर दिया आपने। सर क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने आसपास देखा है ये। गुस्सा तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार 3 भाई आए मर्सिडीज गाड़ी के अंदर, SUV में, सूटेड बूटेड कोट पैंट टाई। वन ऑफ देम एक कोई कॉर्पोरेट का CEO था, एक वाइस प्रेसिडेंट था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। वो तीनों अपने पापा को लेके आए, बोलते हैं जी हमारे फादर का ब्रेन वो आउट हो गया है, इनकी याददाश्त भी चली गई है, इनको पता ही नहीं है अब ये कौन है, और हाँ यहाँ एडमिशन कराना है। तो मैंने बाई चांस उनकी गाड़ी देख ली थी, तो मैंने बोला आपको शर्म नहीं आती, आप इतने अमीर हो, सूटेड बूटेड हो, और आप अपने फादर को यहाँ, ये तो पागल खाना है और ये तो सड़क के लोगों के लिए है, आप अफोर्ड कर सकते हो किसी अच्छी जगह जाओ अपने फादर को लेके, और क्यों निकाल रहे हो, आप सेवा नहीं कर सकते अपने फादर की।
तो वो बोलते हैं नहीं जी, इन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की, हमारे फादर पूजनीय है, लेकिन अब हमारे बस की नहीं है, हमारी फैमिलीज हैं, हम इनको नहीं संभाल सकते। तो हमने फिर भी उनको गुस्से हो गए। मैंने कहा चलो संभाल नहीं सकते, थोड़े पैसे तो अफोर्ड कर सकते हो, तीनों भाई मिलाकर कुछ पैसे कर लो, अच्छी जगह ले जाओ, एडमिशन करा दो जहाँ कंफर्ट जोन हो। यहाँ तो कंफर्ट जोन है नहीं है, 200 लोगों की जगह थी, 500 लोग रह रहे हैं, स्टिंकिंग स्मेल है, अनहाइजीन है। तो बोले कि एडमिशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। Oh gosh. तो हम घबरा गए, हमने कहा भाग जाओ यहाँ से, बिल्कुल नहीं देंगे एडमिशन। और आप हैरान हो जाओगे, अगले दिन उनमें से एक भाई का फोन आ गया, वो अपने फादर को लेके चले गए। एक भाई का फोन आ गया, कहते सर आपको याद है हम कल आए थे। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल याद है, अपने फादर को लाए थे। कहते हाँ जी, आपने तो एडमिशन दिया नहीं, हमने उपाय ढूंढ लिया। मैंने कहा वाह, क्या उपाय ढूंढ लिया। कहते हमने ना आज सुबह उनको हरिद्वार की ट्रेन में बिठा दिया। एडमिशन नहीं देते ना, तो कई बार बच्चे हमारी संस्था के गेट पर बांध के भाग जाते हैं आधी रात को, अस्थियां लेनी भी नहीं आते। इसलिए हम इतने डर गए, वो गुस्सा काम ही नहीं आ रहा हमारा, तो अब क्या गुस्सा करें। तो हम एडमिशन देने को मजबूर हैं। एडमिशन ना दो तो बच्चे ट्रेनों में बिठा देते हैं। एक को तो फादर को उसने किराए के कमरे में बंद करके कमरे में बड़े बड़े चूहे छोड़ दिए, खुद अमेरिका भाग गया। तो मना नहीं किया जाता, तो इसलिए यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं एडमिशन। राइट और सर, आप जैसे बता रहे थे यू हैड अ अमेजिंग लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल बहुत लाविश थी, ऑल यू नो big branded suits and expensive cars and everything, parties, socializing. So जब हम बात करते हैं पार्टी socializing, influential people होते हैं जो कि समाज के बहुत बड़ी strong personalities हैं। ये बहुत ये बहुत सभ्यता की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, परवरिश की बात करते हैं। और यही लोग वो हैं जो अपने माँ बाप को नहीं रख सकते। और ये बहुत फनी चीज है हमारे समाज में, क्योंकि कि माँ बाप को सिर्फ लड़का ही रखेगा, लड़की नहीं रख सकती। ये कैलकुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंटरनेट में विजिबल है कि आने वाले 20 साल में हमारी कंट्री की 50% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन में कन्वर्ट होने वाली है, गारंटेड। और हमारे सीनियर सिक्योरिटीज बिल्कुल जुर्म है, शर्मनाक है, हमें चिंता ही नहीं है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और ये महाप्रलय की तरफ, ये मतलब हमारी जड़ों में ही दिमाग लग चुकी है। लोग हमारे जैसे कहते हैं ना, भगवान जी को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान जी जो करते हैं वो तो कोई नहीं मानता। Absolutely. तो लोगों सुन तो हम सबकी लेते हैं, लेकिन उसको हमें अजमाना भी चाहिए। एक बात और बताता हूँ, अभी तो हमारी कंट्री में हम, कड़वी बात है फॉर श्योर, फिर नहीं आपको पसंद आएगी। और पहले ही एडवांस में माफी चाहता हूँ आपके व्यूअर्स से, सुनने वालों से, कि मेरा इरादा जो मैं अब बताने वाला हूँ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी कंट्री की बुराई करूं। और मैं तो आप सबकी तरह अपने देश भारत को बहुत पसंद करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। और अगर मैं सेवा में नहीं होता तो गारंटेड हमारी कंट्री छोड़ के केप टाउन भाग जाता मैं, लेकिन सेवा ने मेरे को बांध लिया। और मैं बड़ा खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने देश के लिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। थोड़ा समुंदर में एक बूंद डाल पा रहा हूँ, उससे भी शायद कम, लेकिन कुछ कर तो रहा हूँ अपनी एबिलिटी से बढ़कर। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये आगे बताना चाहता था, अभी तो हमारी कंट्री में हम मानवता ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसमें ये होता है, मान लो कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है, आपने चोर को चोरी करते हुए देख लिया और उसको रोका नहीं, तो कानून की नजर में हम भी चोर हैं। अब कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, आपने मर्डर होते हुए नहीं रोका, तो कानून की नजर में हम भी मर्डरर हैं। उसी क्रम में भगवान हमें पैसे दिए, सब कुछ दिया, हमारी ड्यूटी बनती है। तो यमुना नदी जी की बात करें तो ये हालत था। मेरे को अपना बचपन याद है, हम पुल से कूदते थे, इतना ठंडा पानी था कि बर्फ की सिल्ली की तरह जैसे जम गए। गिलास में यमुना मैया का पानी डालो तो ऐसा लगता था कि गिलास खाली है, इतना शुद्ध पानी था। आज वो नदी वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड ड्रेन डिक्लेयर हो गई। और अभी लॉकडाउन में, हाँ हमने की, सबने की। और लॉकडाउन में भगवान जी ने बिना किसी मदद के 5 पैसे भी इन्वेस्टमेंट किए, नदी भी साफ कर दी, हवा भी ठीक कर दी, पर्यावरण भी ठीक कर दिया। आप जैसे धर्म की बात कर रहे थे, धर्म और कर्म की, आपने क्रिमेशन करा है बहुत सारी बॉडीज का, जो पता ही नहीं था कि वो किसकी है। तो आप कैसे एक रिचुअल फॉलो करते हैं, आपको तो पता ही नहीं कि वो बॉडी कौन से किस धर्म की है, किस कम्युनिटी की है। हमारे कंट्री में रिलीजियन क्रिमेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर उसमें आप किस धर्म के और किस धर्म से आपका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है।
तो जी जी जी। तो आपने मतलब कैसे डिसाइड करा कि जिससे चीजें आपके ऊपर ही बाउंस बैक ना हो जाए आगे, कि कोई बोले कि वो तो मेरे जी पिताजी थे और वो मेरे बेटे थे, और जो भी है, वन कैन ऑलवेज कम बैक, यू नो। ऐसे अनगिनत लोग हाथों में मरने शुरू हो गए। तो फिर हम देख लेते थे, अगर बाजू पे लिखा हुआ है मुस्लिम समाज का हाँ जी। या क्रिश्चियन का साइन बना हुआ है, और या बातों में, जैसे एक बूढ़ी औरत हमारे यहाँ एडमिशन हुआ था, मैंने उसकी बड़ी सेवा की, उसकी पूरी बैग गली हुई थी, कीड़े पड़े हुए थे उसमें, और डॉक्टर्स की पूरी बॉडी गली हुई थी, पस पड़ी हुई थी, हर स्टेप पे पस पस थी उसकी बॉडी में। तो मैं खुद क्लीन करता था। तो एक दिन ऐसा लग गया अब ये चली जाएगी। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से स्टाफ को बोला, अटेंडेंट्स को, कि भाई तैयारी कर लो राम नाम का चोला, और स्ट्रेचर तैयार कर लो, फट्टा तैयार कर लो, और ले जाते हैं क्रिमेट करने के लिए, या मर जाएगी आधे घंटे के अंदर। तो हम पूरी तैयारी कर ली हमने कि इसको ले जाएंगे। मैंने दिमाग भी चला लिया कि अब शमशान जाके इसका विधि विधान से संस्कार करते हैं। और उससे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मीठे मीठे आंसू निकल रहे थे मेरी साइड देख के। शायद ये कहना चाहती थी कि आपने मेरी बड़ी सेवा की। ऐसे प्यार से ही देख रही थी, तो भाव पता लग जाते हैं। तो जब वो मरने वाली थी, तो 3 बार उसने गहरा सांस लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और तीसरे सांस में जोर से बोली अल्लाह। ओ, और हमने तो हिंदू धर्म से तैयारी की हुई थी, तो अल्लाह सुनते ही हमें समझ में आ गया तो मुस्लिम है। 1 सेकंड में हमने सारी प्लानिंग बदल दी, और फिर उसको हमने विधि विधान से, रीति रिवाज जो मुस्लिम समाज के, उसको कब्रिस्तान में जाके दफन किया, और नमाज भी पढ़ी। और अगर कुछ नहीं पता लगता, जिनका कोई नहीं, फिर हम इलेक्ट्रिक क्रिमेशन में क्रिमेट करते। ओके। तो सर जैसे आपके यहाँ कोई एडमिशन के लिए आता है, तो आप कोई रिलीजियस फाउंडेशन है कि कोई भी रिलीजन के लोग आपके यहाँ आके एडमिशन ले? जी, आपको जान के गर्व होगा कि हमारी संस्था में कोई रिलीजन का भेदभाव नहीं है, और इनफैक्ट सबकी रिस्पेक्ट की जाती है, हर रिलीजन की। और यहाँ पर 24 आवर्स एडमिशन खुला रहता है। बस बैगर्स और ड्रग एडिक्ट्स को हम एडमिशन नहीं दे पाते हैं, और बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है 18 ईयर्स टू 100 ईयर्स। यहाँ पर तो कोई एडमिशन फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, कोई रिलीजन का भेदभाव नहीं है। वेरी गुड सर। सर आपकी फैमिली, जैसे वाइफ और बच्चे, जब आपने ये डिसाइड करा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू लीड माय लाइफ, अब मैं ये करना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आप कुछ भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आपको पैसा भी चाहिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट? तो उन्होंने बोला नहीं कि आपको क्यों अपना पैसा उस वे में लगाना है, और इज जस्ट मतलब स्पेंडिंग मनी, सो मच ऑफ मनी, इससे अच्छा वी कैन स्पेंड ऑन अ लाइवलीहुड और अ बेटर लिविंग और बाइंग प्रॉपर्टीज, लाइक हाउ नॉर्मल पर्सन वुड थिंक। तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस मामले में? सबसे खतरनाक क्वेश्चन कर दिया आपने लाइफ का। इतना जबरदस्त ऑब्जेक्शन उठाया, इतना जबरदस्त ऑब्जेक्शन उठाया था वाइफ ने, कि 12 साल पहले जैसी मैं सेवा आया था, वो उसी टाइम छोड़ के चली गई, और फिर आज तक कभी मिली ही नहीं। क्या बात कर तो रहे हैं सर, रियली? हाँ जी। तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने सोचा ये क्या ड्रामा कर लिया है, सड़कों से लोगों को रेस्क्यू कर रहा हूँ, काम धंधा छोड़ दिया, इतनी कमाई छोड़ दी। मैंने समझाया भी कि इसके अंदर मोक्ष है, भगवान का वास है, हमारी कंट्री में बड़ी जरूरत है। या तो उसको अच्छा नहीं लगा, वो गुस्सा गा के चली गई। और जबकि मेरी शादी तो दिल्ली की सबसे फेमस लव मैरिज थी, तो वाइफ को ओके। मैं गन पॉइंट पे ले आया था। रियली सर, आई वुड लाइक टू हियर दिस। जैसे अब आपने बोला है कि इतनी फेमस लव स्टोरी थी, तो आई वुड रियली लाइक टू नो कि मतलब गन पॉइंट पे जो कि जी स्वीटली बात करते हैं, मतलब यू आर समवन हु कम अक्रॉस सच अ हम्बल एंड नाइस एंड पोलाइट पर्सन, वो गन पॉइंट पे लड़की भगा के जी। लेके आए, तो आई वांट टू हियर दिस नाउ। जी, उसमें मैं अगर अपने आप को रिकलेक्ट करूं तो उस समय बात ये थी कि वो बड़ी एक्सट्रीम शादी थी। समाज में वो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से थे, हम सरकारी फैमिली से थे। हमारे फादर दिल्ली पुलिस में थे, मेरी वाइफ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, और मैं पढ़ाई में महानालायक था। तो मैं पहले अपनी क्वालिफिकेशन छुपाता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर अभी बेटा लॉकडाउन से पहले इंडिया आया हुआ था, तो बोला कि डैड, मैं ना आपके बारे में कन्फेशंस चाहता हूँ, अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ। तो मेरी जान निकल गई। अब बेटे ने बोला है सच सच बताओ, तो झूठ कैसे बोल सकता हूँ। फिर मुझे ये भी डर था कि किसी और से सुनेगा तो तो बेटे ने वाट लग जाएगी।
Yeah. फिर मेरे से बात नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपने क्वेश्चन उठाया है, सब कुछ जानना है, अब एज भी ठीक है, 21 साल का है, तो मैंने कहा आ जाओ मैदान में, अब सुन लो फिर सब कुछ। फिर हम कहीं बाहर बैठे थे होटल में दोनों, चाय कॉफी पी, क्लब सैंडविच खाया, और मैंने उसको बताया कि भाई मैं तो अर्ली 80s में मैं स्पाई था और साउथ कोरिया के लिए काम करता था अगेंस्ट नॉर्थ Really? कोरिया। जी। और Okay. मैं 7 डिफरेंट कंट्रीज में अरेस्ट हो चुका हूँ, वो भी बेटे को बताना पड़ा। और ये जोक ये है भी क्या? बता, नहीं नहीं, इट्स फैक्ट, एवरीथिंग इज विजिबल विजिबल ऑन कंप्यूटर इंटरनेट। और मेरे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, और मेरी क्वालिफिकेशन बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे 8 स्टैंडर्ड में मेरी कंपार्टमेंट थी स्कूल में, 9th क्लास में मैं फेल हो गया था, और 10वीं में बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरे को 2 साल के लिए रेस्टिकेट कर दिया गया था क्योंकि मैं नकल मारते हुए पकड़ा गया था। और 11th और 12th मैंने पत्राचार में भरी, उसमें भी कंपार्टमेंट आई। और फर्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लिया था और कभी नहीं गया था, Oh, ये बेटे को बताया। और 1986 में मेरे को याद है, तब मेरी पढ़ाई में हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 34% मार्क्स। तो just passing marks. हाँ जी, 1 मार्क अबव देन द पासिंग। हाँ जी। तो पिताजी ड्यूटी से घर पर आए, उन्होंने पूछा पास हो गया? मैंने कहा हाँ जी। कहते वाह। मैंने कहा मेरे बड़े अच्छे नंबर आए हैं। कहते कितने आए हैं? मैंने कहा 34% मार्क्स। रख के चपेट मारी मेरे कान पे, और मैं 10 फुट दूर जाके भंबेरी की तरह ना ऐसे गया था। उसी टाइम मैंने कसम खाई थी कि मैं लाइफ में कुछ बन के दिखाऊंगा अपने दम पे। और Okay. जब हमारी गली के बच्चे कंचे खेलते थे, उस टाइम में मैं अपने खर्चे पर अपनी एबिलिटी से स्कॉलरशिप लेकर फॉरेन नेशन चला गया था, साउथ कोरिया। फिर तो ट्रैवलिंग, लाखों रुपए कमाए भी, करोड़ों के डाउन्स भी देखे, कर्जे भी देखे, लिटिगेशंस भी देखे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। Wow. और अर्जुन का बाण साध के रखा, कभी नहीं डटा रहा और हारा। और आज भगवान का दिया सब कुछ है, तो बेटे को बताया तो वो हिल गया। ये तो बड़ी एक्सट्रीम बात। 1 हफ्ता उसने मेरे से बात ही नहीं की, फोन भी नहीं आया, मैं डर गया। मैं कहा तो हाथ से निकल गया, आएगा नहीं है मेरे पास कभी भी। और फिर वो 7 दिन बाद फोन आया, कहते डैड दोबारा मिल सकते हैं? मैं कहा हाँ। तो हम मिले, तो कहता है सॉरी डैड, मैंने आपको फोन भी नहीं किया, एक्चुअली मैं ना आपके बारे में लिख रहा था नॉन Okay. स्टॉप, आपने जो जो कन्फेशंस दी। तो लिखने के बाद वो बोला कि मैं आपके ऊपर ना 450 पेज की बुक लिखना चाहता हूँ अब, Wow. इंटरनेशनल लेवल की। सो इज राइटिंग ए बुक ऑन मी। On you. Wow. मैं तो One. यस, तो मैं हैरान हैरान हो गया। मैंने कहा कि अच्छा, तो कहता है मैंने ना बुक का टाइटल भी ढूंढ लिया। तो मैंने कहा क्या टाइटल ढूंढा? तो उससे क्या टाइटल बताया बताया, बोलता है कि माई मिस्टीरियस डैड ऑन गॉड्स मिशन। Oh, such a तो right caption actually. तो सर एक बात तो बताइए, आप इतने modest हैं, you are like absolutely humble to speak, you come across as a most polite person. But जितना जी मैं आपके बारे में जान पा रही हूँ, I feel that you're the most strongest person physically, internally, emotionally, because I read it somewhere कि आप जी taekwondo में trained हैं. You know, जी जी जी। right? जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो दिखाना चाहते हैं कि हम्म, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, तो उनकी बॉडी में वो पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि ऐसे बैठना और दिखाना और देखना कि लिसन, वो जानबूझ के एक अटेंशन चाहते हैं कि लोग बोले कि आप इतने स्ट्रांग लग रहे हो, लेकिन जी जी। एक्चुअली जो आप कर रहे हैं दिस इज द राइट वे। जो होता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, तो आपको वो अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। ये बात तो आपने बड़ी अच्छी कही, बट इसके साथ में 2 बातें मैं ऐड करना चाहता हूँ। क्या होता है कि हर चीज का एक टाइम होता है। अब मेरा टाइम भी था, उस समय मैं भी किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। अब तो बाल भी पक गए और तड़ भी चलेगी, और अब तो कोई एक थप्पड़ मारे मैं कहता हूँ भाई तू 4 और मार ले, छोड़, कोई सर बात मैं नहीं, उस बात अपने पे घर जा। विश्वास नहीं करती। आई विल नॉट बिलीव हाँ, ऑन इट। अच्छा। मैं उस पे आई मैं उस पे बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि जो आप एक बार हैं वो आपकी क्वालिटी कोई ले नहीं सकता। वो एज हो चाहे वॉट एवर अपीयरेंस हो, वो चीज जो आपके जेनेटिक्स में है वो आपके साथ रहेगी वो जब तक आप हैं। आई कन्फेस टू यू, मैं आपकी बात को बात रखता हूँ, और उसमें और स्टैंड डालने के लिए बहुत अच्छा जवाब दूंगा जो आपको पसंद आएगा। कि ये बात तो मैंने जरूर कही कि कोई एक थप्पड़ मारे तो मैं कहता हूँ तू 4 और मार ले भाई, जा, बात छोड़, कोई बात नहीं, खुश रह, सुख शांति रहे। बट राइट। साथ में ये भी गर्दन पकड़ के कहता साले मार, अब मारता क्यों नहीं है, मार, तू मारना है ना, नहीं एग्जैक्ट मारेगा तो सर। खाएगा।
एग्जैक्टली तो जो आप हाँ बोलते जी। हैं ना 4 थप्पड़ मारने की, वो क्योंकि आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, यू विल लाइक बट सॉर्ट हाँ, इट आउट करो। उसमें पंजाबी वाली एक और बात भी ऐड है मेरी तरफ से। वो कहते हैं ना जी, पैल ते कितनी नहीं लेकिन धूल छड्डी नहीं। राइट, एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल, दैट्स ट्रू। बट इसमें एक चीज और बड़ी अच्छी है कि एक सोल्जर स्पिरिट होती है, कि वॉरियर की डेफिनेशन जानना बड़ा जरूरी है। अगर हम मान लीजिए ब्लैक बेल्ट हैं और सब कुछ जानते हैं, किसी से भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, झगड़े में आ सकते हैं, बट असली वॉरियर वो होता है जो एक मुक्का मारने से ज्यादा 10 मुक्के खाने की ताकत भी रखता हो। ऐसे एब्सोल्युटली, नहीं कि हमने एक मारा, सामने वाले ने एक हवा में मारा और रो पड़े, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसे वॉरियर, वो वॉरियर होता ही नहीं है। होता ही नहीं। I तो mean, सर इंडिया, आपको पता है हमारी कंट्री में बहुत एनजीओ है, एंड जी आपका जो एनजीओ है, योर्स इज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड एनजीओ। हाउ इज जी योर एनजीओ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनजीओ? हालांकि मुझे पता है जो आप काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है, एंड आप लोग शो ऑफ भी नहीं करते, पर एक ना माइंडसेट है हमारा कि एनजीओ खोलना है तो उनको पैसा बनाना है। अगर किसी हम्म, को सब, दिस इज अ माइंडसेट, जी टिपिकल जी 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 माइंडसेट है कि अगर एनजीओ है तो वो दे वांट टू पोर्ट्रे कि हम एनजीओ है, बट इवेंचुअली दे वांट टू रन एज अ बिजनेस। तो सर आप ये क्रिटिक कैसे लेते हैं? आई एम श्योर यू नो अगर 90 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो 10 ऐसे भी होंगे जो खामियां निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक वो बिल्कुल। क्रिटिसिज्म जो होता है, आपको रिएक्ट करने का मन होता है, गुस्सा आता है, और यू जस्ट इग्नोर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो आपकी लास्ट वाली बात का आंसर देता हूँ कि 10 लोग ऐसे या 5 लोग होते हैं जो खामियां भी निकालते हैं, वो ये रेशियो नहीं है। अगर 5 लोग बड़ाई करते हैं तो 500 लोग कमियां निकालने वाले होते हैं। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी झूठा इल्जाम लगा देते हैं, तो फिर ये चीज सोचेंगे तो सेवा कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जो एनजीओ की ट्रू डेफिनेशन है वो है जुनून, देशभक्ति, सिर पे कफन पहनना, बलिदान और ममता, और अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के दूसरे के दुख और दर्द को दूर करने की ताकत। ये एनजीओ की ट्रू डेफिनेशन होती है। ऐसी जैसे हमारी संस्था है, अनफॉर्चुनेट है कि वैसे तो हमारी संस्था भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, बहुत मॉरल सपोर्ट है, बहुत एक्नॉलेजमेंट है हमारी संस्था की डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, बट अनफॉर्चुनेट बात है कि आज तक कभी रुपए पैसे की मदद नहीं मिली है। और फॉरेन से भी हमारे पास लाइसेंस नहीं है, जबकि हमारी संस्था यूनाइटेड नेशन के पैनल में है। यूएन की कॉन्फ्रेंस मीटिंग पे मेरे को बुलाते हैं, यूएस में, कनाडा में मेरे बहुत लेक्चर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेट है कभी सरकारी रुपए पैसे नहीं मिलते हैं। तो संस्था प्योर पब्लिक सेंटीमेंट्स पे ही चलती है, बट राइट, घबराना नहीं चाहिए। और बट ये बात गारंटेड है कि जैसे एक स्टेप अगर हम मानवता की तरफ बढ़ाते हैं तो नेचुरल फोर्सेस 10 रास्ते खोल देती हैं। देती वही है। हमारी संस्था के साथ है। जब संस्था बनी थी तो संस्था का खर्चा 50,000 रुपये महीने का था। आज संस्था का खर्चा 2.5 करोड़ रुपए महीने का है। ओके, तो चाहिए ही चाहिए, चाहे हुक एंड क्रोक चोरी करें, डकैती मारें, व्हाटएवर इट इतने इज। पैसे तो चाहिए जहां से मर्जी लाएं, लेकिन सबको फीड भी करना है। और संस्था के पर्यावरण के खर्चे भी हैं, गांव के उत्थान के खर्चे भी हैं, तो जान निकल जाती है। बट समहाउ मैंने ये नेचुरल फोर्सेस की डेफिनेशन सीख ली है कि अगर आप फोकस रहेंगे और मानव कल्याण, जीव जंतु और पर्यावरण की सेवा में अपना जीवन निछावर करते हुए अग्रसर रहेंगे, तो भगवान अपने आप रास्ते खोलते जाएंगे, अपने आप समाज आके मदद करता है। दैट्स हाउ वी ग्रो। आपने बोला कि आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज, मैं बहुत कम नंबर आए, और मतलब बिल्कुल ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और आज आपका नाम आई थिंक पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुआ है। आपको पता चला कि दैट यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री, क्या रिएक्शन था आपका? सच सच बताऊं, हाँ जी। बहुत डर गया था मैं, बहुत डर गया था। क्योंकि ये इतना बड़ा भार है कंधों के ऊपर, और मेरे कंधों पे तो पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे अवार्ड मिलने का इतना शायद खुशी नहीं जाहिर कर पाऊंगा, लेकिन अवार्ड जो छिन जाएगा ना, उसमें तो मेरी वाट लग जाएगी, मेरा दिमाग फट जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा 5 पांडव हैं तो 100 कौरव हैं। और एब्सोल्यूट, उसके अलावा हमारी संस्था एक वॉर जोन है, इतनी ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जो मेंटल डिजीज लोग आते हैं वो कूड़ा खाते हैं, कहीं भी गंदा कर देते हैं, चाकू मार देते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। और हमारी संस्था पे आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं, आए दिन स्टॉर्म होते रहते हैं। कभी इंटेलिजेंस, कभी क्राइम ब्रांच, कभी सीबीआई छापे मारते रहते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन। सर
अच्छा काम करने के बाद भी लोग ऐसे हैं कि ये तो जो मतलब दिक्कतों पे दिक्कत ये, देना चाहते हैं। ये तो सेवा के असली रिवॉर्ड है। ऐसी एक बूढ़ी औरत को पुलिस लाई थी और उसके ऊपर भी लिखा हुआ था अस्पताल से कि ये बिल्कुल मर जाएगी, इसका कोई भी नहीं है। तो हमने एडमिशन दे दिया, शाम को एडमिशन हुआ, सुबह मर गई। इंसान है, कभी भी मर जाए। राइट। पुलिस ने हमारे ऊपर मर्डर का केस डाल दिया। आज 6 साल हो गए भुगतते हुए थानों में। ओह तो माय। ऐसे आए दिन कुछ तो, अभी 3 दिन पहले ही पुलिस लाई थी एक, मतलब 2 हफ्ते पहले, किसी बूढ़ी औरत को। 3 दिन पहले उसकी फैमिली ढूंढ ली, उसकी बेटी आ गई, घर भी ले गई वापस खुशी खुशी। पता नहीं क्या दिमाग चला, अगले दिन आ गई हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने मेरी माँ के ये 50,000 रुपये छीने हैं। पुलिस आ गई, जवाब देना मुश्किल हो गया। कहती है मीडिया में जाऊंगी, अभी बताती हूँ इन्होंने मेरे 50,000 रुपये मेरी माँ के लिए। और फूटी कोड़ी नहीं थी। पुलिस ने वो लेटर दिखाया कि आपकी मदर का जब हमने एडमिशन कराया था तो कुछ भी नहीं था, आप इनके ऊपर झूठा इल्जाम कैसे लगा रहे हो। राइट। बट आजकल हमारे देश में तो इल्जाम लगाने वाले की कमी बस माना नहीं, जाता सोशल मीडिया बहुत है। अच्छा है, अगर हम अच्छे मुद्दे उठाएं तो वी कैन रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल। लेकिन हमारे एक नेचर हो गया कि हम ना अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों को दिक्कत में देख के ज्यादा खुश हैं। ऐसे एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। लास्ट आपके इतने अच्छे जो पद्मश्री, जो मैं वैसे तो भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली हरियाणा सरकार, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर बिना मेरे पता लगे हुए उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को, भारत सरकार को लिखा कि ये मोस्ट डिजर्विंग है हरियाणा की तरफ से और इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात थी। राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने भी स्पेशली कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा कि हमारी तरफ से स्ट्रांग रिकमेंडेशन है। तो ये वो सब था जो हमें पता ही नहीं था, तो उनको तो मैं नमन करता हूँ। लेकिन मैं इतनी क्रिटिकल वॉर जोन के अंदर हूँ कि कभी भी मैं स्टैम्प, कौन खंजर मार दे कुछ नहीं पता। जैसे कि एक हमारे बोर्ड मेंबर थे, वो अनड्यू पैसे मांगते रहते थे, तो हमने धमका दिया, पैसे क्यों मांगते हो, जब हम नहीं पैसे लेते आप क्यों मांग रहे हो। फिर वो शराब पी के आने लग गए संस्था में, तो हमने एक दिन पकड़ के उनके लगा दी 2-3 कि आप पहले पैसे मांगते थे, अब शराब पी के आ रहे हो और बदतमीजी कर रहे हो। वो हमारे दुश्मन बन गए। अब जैसे ही हाईलाइट हुआ अवार्ड का, राइट। उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स में हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स डाल दी कि यहाँ तो कोई सेवा नहीं है, यहाँ किडनी निकाली जाती है। Oh अब my भुगतो। God. People can go to any extent to put you down. एनी एक्सटेंड फॉर एनीथिंग, नथिंग बियॉन्ड सेवा, नथिंग बियॉन्ड सेवा। मैं तो सबको कहता हूँ कि सेवा में ही ईश्वर का वास होता है, इसी में ही भगवान जी हैं, और हमारे देश को बड़ी सख्त जरूरत है। एक सोसाइटी को अगर आपको मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की डेट में तो मैं यही सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सबको सेवा करना कंपलसरी है। इधर यू डू फॉर द नेशन और गेट आउट फ्रॉम हेयर, दिस इज वन। राइट। पहली बात। दूसरी कंटिन्यूटी में बात ये कि इस समय जॉब्स की इतनी बुरी दुर्गति चल रही है। हमारी अपनी एनजीओ के अंदर, जो कि जीरो कमर्शियल लेवल पे है हमारी संस्था, वहां पर ही अभी रिसेंटली एक एमबीए पास लड़के ने ड्राइवर की नौकरी हमारी संस्था में ज्वाइन की है। दरियागंज से गाजियाबाद से रोज अप डाउन कर रहा है, 15,000 रुपये की नौकरी में, एमबीए पास। तो आप सोच लो जॉब्स की कितनी बुरी हालत है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी असली जॉब्स खाली पड़ी हैं। असली जॉब्स है गरीब बच्चों को भीख मांगने की, बचाने की जॉब करो, महिला सशक्तिकरण पर कार्य करो, पर्यावरण को अच्छा करो, पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधों को कटने से बचाओ, नदियों को पोल्यूट होने से बचाओ, और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कार्य करो, डिजीजेस को दूर करने के लिए कार्य करो, लोगों में अच्छी भावनाएं बताओ। 100 करोड़ की पॉपुलेशन में 40 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बिना वजह से रोज दवाई खाती है, उनको पता ही नहीं है वो दवाई क्यों खा रही है। क्यों खा रही है? तो ये बिल्कुल। सब, हाँ, राइट। इतना खर्चा है, गंद खा रहे हैं, राइट। गंद को दूर करो। अभी गुड़गांव के अंदर ही, आपके माध्यम से मैं लिबर्टी ले रहा हूँ बताने के लिए, गुड़गांव के अंदर प्रीति जी एक नाला जाता है, गंदा नाला है, उसमें मलमूत्र और इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट जाता है, उससे खेतों की सिंचाई होती है, और वही पूरा गुड़गांव और फरीदाबाद खा रहा है। आप इमेजिन करो, आप एक साफ पानी में बाल्टी में हाथ डाल दो, राइट। आधे घंटे बाद हाथ निकालो तो आपका हाथ गल जाएगा। अब आप घिया, कद्दू, तोरी, टिंडे, प्याज, टमाटर, गोभी, शलगम, जो भी नेम है सब्जियों के, उसमें आप 24 घंटे आप गंद डाल रहे हो, तो गंद उसमें नहीं जाएगा, और वही हम खा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि कोई करने वाला ही नहीं है। तो ये हम सब लोगों के पास इतनी पढ़ाई लिखाई है, इसको हम यूज करें अच्छाई की तरफ।
तो प्रॉब्लम हमसे शुरू है और हम ही को खत्म करनी है। हमारी प्रॉब्लम कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। आपने ठीक कहा। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। हाँ, प्रॉब्लम अगर मैं देखूं तो अगर छोटी सी चोट लग जाए ये भी चोट है, अगर जिसने बहुत बड़ा देखा बोले ये तो कुछ भी नहीं, एक बैंडेज लगा लो ठीक हो जाएगी। जी ये आपने ठीक कहा। ये आपका नजरिया है, आपको अपना नजरिया, आप भेदभाव, शेड्यूल ट्राइब, इन सब से ऊपर उठ के अगर आप एक समाज को समाज की तरह देखोगे तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है कि वी विल बी डूइंग रियली वेल। नो डाउट अबाउट इट। हमने कितनी सारी कंट्रीज में प्रूव करके दिखाया। आज कनाडा, अमेरिका के अंदर हमारे देश के लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कनाडा में डिफेंस मिनिस्टर कैबिनेट के वो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के। पूरा दुबई देख लो, इंडिया से 100 साल आगे है दुबई। Absolutely. और वहां पे 60% पॉपुलेशन इंडियन है। जब हम फॉरेन में झंडे गाड़ सकते हैं तो अपनी कंट्री को क्यों नहीं अच्छा बना सकते? नहीं कर सकते। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम फ्रॉम माय एंड आल्सो अगर मैं 4 लोगों को भी चेंज कर सकूं, दैट्स बिकॉज अगर हर एक पर्सन अगर ठानेगा कि हमें चेंज करना है तो आई थिंक विल बी एबल टू मेक इट। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल कास्ट, क्रीड, रिलीजन। व्हाट मैटर्स इज ह्यूमैनिटी। सुपर, बिल्कुल सही कहा आपने। Okay, so sir, I'll be waiting to have a laddu from you when you get Padam Shri award. Done, पक्का done, guaranteed. Really, what I pray that you get that soon and we all celebrate it together. And I should be coming to meet you in person soon. मैं जल्दी आपकी Please, जरूर आइएगा, आपका स्वागत है।